अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। आज का जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो रिलीज किया है वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जैसा नहीं लगता है। ये कोई मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो जैसा लगता है। जानबूझ के ये बजरंग बली के नाम का, राम के नाम का राजनीति करते हैं। क्योंकि इस्लामिक जिहादियों को खुश करना है, देशद्रोहियों को पनाह देनी है। अब कर्नाटक से इसका जनाजा निकलना तय है। एक तरफ राष्ट्रवादी संगठन और दूसरी तरफ देशद्रोही। शर्म नहीं आती आपको? कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और विशेष वर्ग का जो ध्रुवीकरण करने के लिए सब बातें कर रहे हैं। बजरंगियों से नफरत, पीएफआई से मोहब्बत। नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। और राकेश आज यहां पर मौजूद नहीं है, उनकी जगह मैं आपको इस मुद्दे के संदर्भ में ये दोनों तरफ के नजरिए क्या हैं बताऊंगा। मैं हूं दिनेश गौतम और राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। राष्ट्रवाद में आज के मुद्दे पर बात करूं उससे पहले आपको आज सियासत की दो बड़ी खबरें बता देता हूं। कांग्रेस ने आज मैनिफेस्टो जारी किया और इसमें बजरंग दल को बैन करने की बात कही तो प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर करारा पलटवार किया। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि शरद पवार ने आज एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अब ऐसे में सवाल यह खड़ा हो गया है कि एनसीपी का अध्यक्ष कौन बनेगा। शरद पवार के इस्तीफे के बाद ड्रामा भी बहुत हुआ, गुटबाजी साफ नजर आई। इस्तीफे के ऐलान के साथ ही शरद पवार समर्थक रोने लगे। जब कार्यकर्ता पवार की जय जयकार कर रहे थे तब अजीत पवार ने कार्यकर्ता के हाथ से माइक छीन लिया, जैसे उन्हें यह बिल्कुल गवारा ना हो कि कोई ये नारा लगाए। और अब आपको बताते हैं आज का मुद्दा, जिस पर आगे डिबेट की तरफ आपको ले चलेंगे। आज के मुद्दे में मसला यह है कि क्या कांग्रेस को बजरंग दल से नफरत है और पीएफआई से मोहब्बत? क्या कांग्रेस पार्टी बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह बात कही है? क्या वोट के लिए कर्नाटक में तुष्टीकरण का खेल खेला जा रहा है, जहां 10 मई को चुनाव होने हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया। कांग्रेस ने जनता से कई वादे किए, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल की तुलना बैंड संगठन, प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से कर दी गई। कांग्रेस ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार आएगी तो कांग्रेस बजरंग दल को बैन करेगी। तो ये पीएफआई के समानांतर बजरंग दल को रखा जाना और ये कहा जाना कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे, क्या ये एक जैसा दिखाना, जैसी पीएफआई वैसा बजरंग दल, कांग्रेस की ये जो कोशिश है, क्या ये जायज है? इस पर हम कर रहे हैं बातचीत। और कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का ऐलान क्या किया? बीजेपी को हमला करने का शानदार मौका मिल गया। कर्नाटक में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कभी कांग्रेस ने राम को ताले में बंद करने का काम किया था और आज बजरंग बली को ताले में बंद करने का कांग्रेस संकल्प ले रही है। मेरे लिए हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताने में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। और कांग्रेस के इस घोषणा पत्र के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस को चारों तरफ से घेरा।
असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने इसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र करार दिया। सुनिए कांग्रेस क्या कह रही है और बजरंग दल के नाम पर कैसे राजनीति हो रही है। जब मैं यहां हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। आज का जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो रिलीज किया है वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जैसा नहीं लगता है। ये कोई मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो जैसा लगता है। सरासर हिंदू समाज को आक्रमण करने के लिए आज मैनिफेस्टो रिलीज किया गया है। अगर जिन्ना जिंदा होता था, मेरा डाउट है वो भी अपना कम्युनल मैनिफेस्टो बनाता था क्या। तो आज का जो मैनिफेस्टो है पीएफआई का मैनिफेस्टो है। आपने पीएफआई बैन किया है, मैं बजरंग दल बैन करूंगा। हिंदू समाज, हिंदू जनमानस, हिंदू आस्था के केंद्रों, मंदिरों और संतों पर हमला कांग्रेस की कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के लिए क्योंकि इस्लामिक जिहादियों को खुश करना है, देशद्रोहियों को पनाह देनी है। इसी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के तहत जिस तरह से कर्नाटक में इसने नाटक किया है और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में पीएफआई के साथ बजरंग दल का नाम दिया है, यह कांग्रेस की ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। अब कर्नाटक से इसका जनाजा निकलना तय है। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और देश की जनता ने तुष्टीकरण उनका एक तरह से नकार दिया है। इसलिए वो इस प्रकार के एक विशेष वर्ग का जो ध्रुवीकरण करने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। सुने आपने अलग अलग तरफ से आने वाले बयान इस बारे में। और कांग्रेस के इस ऐलान के बाद दिल्ली में बजरंग दल ने कांग्रेस दफ्तर पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पीएफआई और देश सेवा के लिए काम करने वाले संगठन बजरंग दल की तुलना करना ठीक है? जैसा पीएफआई वैसा बजरंग दल, ये दिखाना ठीक है? आखिर कांग्रेस बजरंग दल को पीएफआई से क्यों जोड़ रही है? आज इस मुद्दे पर बहस करें उससे पहले कांग्रेस को बजरंग दल के बारे में बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए। एक बार देख लिया जाए कि दोनों तरफ क्या स्टार्क डिफरेंसेस हैं और क्या इस तरीके से चौक और चीज को एक जैसा कह देना सही होगा। जरा देखिए, बजरंग दल और पीएफआई दोनों अंतर देखते जाइएगा। विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा का नाम है बजरंग दल, और उधर देखिए विदेश से टेरर फंडिंग के सबूत जिस संगठन के मिल चुके हैं पीएफआई, और 28 सितंबर 2022 को जिसे बैन कर किया जा चुका है उसको बजरंग दल जैसा बताने की कोशिश की जा रही है। बजरंग दल देखिए, वीएचपी और बजरंग दल 60,000 से ज्यादा एकल विद्यालय चला रहे हैं। और उधर देखिए भारत में गजवाए हिंद की साजिश जिस संगठन की तरफ से की जाती रही है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसको बजरंग दल के समकक्ष दिखाने की कोशिश की जा रही है। युवाओं को स्वस्थ बनाने के लिए पूरे देश भर में 2500 से ज्यादा अखाड़े चलाए जा रहे हैं, जहां शारीरिक मजबूती के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, अनुशासन सिखाया जाता है। और 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का जो टारगेट लेकर चल रहा था पीएफआई, उस पीएफआई को और बजरंग दल को एक ही जगह पर रखना यह कांग्रेस किस हिसाब से कर रही है? जरा देखिए, कश्मीर में हिंदुओं के पलायन के वक्त उनके रहने खाने की व्यवस्था जिस दल ने की वो बजरंग दल है। और उधर देखिए वैश्विक इस्लामिक आतंकी संगठनों से जिसके रिश्ते हैं, जहां से पैसे मिलते रहे, जहां से ऑर्डर्स मिलते रहे, और वो सीमा के पार बैठे हुए यहां पर गजवाए हिंद का प्लान बनाते रहे, उसको एग्जीक्यूट करने का काम पीएफआई ने किया। उस पीएफआई को बजरंग दल जैसा बताया जा रहा है। आपातकाल में सेवा, बस्तियों में जाकर पीड़ितों की मदद करना, यह बजरंग दल की पहचान रही है। और वहां देखिए तेलंगाना में कराटे ट्रेनिंग के नाम पर हथियार चलाने की गुप्त ट्रेनिंग सेंटर, इसका खुलासा किया गया। और आप जानते हैं कि 22 सितंबर 2022 को देश भर में 150 जगहों पर छापे पड़े थे
और पीएफआई का जो इंडिया हेड और दिल्ली हेड दोनों पकड़े गए और ये पता चला कि देश के खिलाफ साजिश रखने का काम ये कर रहे थे और यूएपीए के तहत जिसको बैन किया गया उसको बजरंग दल बताया जा रहा है। आपातकाल में सेवा करने वाले दल को, देश के लिए मरने मिटने का जज्बा रखने वाले दल को, आरएसएस वीएचपी से कनेक्टेड जो विंग है उसको, जो असल में वीएचपी के लिए युवा शाखा का काम करता है उसको, और जो देशभक्त का जज्बा लेकर चलता है उसको, पीएफआई से जो देश तोड़ने और गजवाए हिंद की बात करता है उसको एक साथ रखा जा सकता है क्या? और ऐसे में आज के सवाल बहुत साफ हैं, कांग्रेस को बजरंगियों से नफरत क्यों है? पहली बार नहीं है। मनीष तिवारी 2008 कांग्रेस ने तब भी कहा था कि बजरंग दल को बैन किया जाना चाहिए। एक बार बजरंग दल तो बैन किया भी गया था बाबरी विध्वंस के बाद, लेकिन उसके एक साल के बाद कांग्रेस ने ही वो बैन को लिफ्ट किया था। पीएफआई से मोहब्बत क्यों है? कांग्रेस ने पीएफआई पर बैन का बदला लिया क्या? इसलिए यह कहा जा रहा है क्या कि पीएफआई बैन हुआ तो हम बजरंग दल भी बैन करेंगे? वोट के लिए कांग्रेस को बजरंग दल से बैर है क्या? बजरंग दल पर बैन की बात कांग्रेस का यह सेल्फ गोल साबित होगा क्या? आने वाले चुनावों में जो 13% के आसपास का वोट उनको कर्नाटका में दिखाई दे रहा है वो तो मिलेगा नहीं, लेकिन हिंदू चले जाएंगे क्या? मोदी का बजरंग बाण बदल देगा का क्या कर्नाटक का सियासी माहौल? क्योंकि उन्होंने कहा कि हनुमान जी, किष्किंधा आप जानते हैं, कर्नाटक आज का जो है किष्किंधा वहीं था और वहां हनुमान जी की जो पवित्र भूमि है वहां जाकर उन्होंने कहा कि मैं तो यहां हनुमान जी को प्रणाम करने आया हूं, मेरे लिए गौरव का विषय है। लेकिन यहीं के संदर्भ में चर्चा करते हुए मैनिफेस्टो जारी करते हैं और कहते हैं हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं और उसके बाद दोनों तरफ के नजरिए लेता हूं। संजू वर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है बीएसपी के, जिन्होंने कहा कि अब कर्नाटक से तो जनाजा निकलेगा कांग्रेस का। और लोकेश जिंदल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है कांग्रेस के। अतीकुर रहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर। उनका नजरिया मैं समझता हूं कि अहम है और वो बगैर बायस्ड हुए अपना नजरिया देंगे। पहले तो मैं ये जान लेना चाहता हूं कि संजू वर्मा जी, ये जो बात कही गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर अभी धरना प्रदर्शन की बात यहां दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर के सामने की जा रही है। सांकेतिक रहेगा या लंबा चलेगा? मैं पहले तो ये कहना चाहती हूं कि आपने जो अपनी इंट्रोडक्शन दी उसमें आपने कुछ बड़े अहम मुद्दे हम सबके समक्ष रखे और सबसे इंपॉर्टेंट बात और जो मुद्दे की बात है वो ये है कि कांग्रेस ने ना कभी श्री राम के अस्तित्व को महत्व तो देना दूर की बात है, श्री राम प्रभु राम के अस्तित्व को इन्होंने जब जब इनको मौका मिला इन्होंने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए। और मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं होता कि आज इन्होंने पीएफआई की तुलना बजरंगबली के साथ की और पीएफआई की तुलना बजरंग दल से की। ये कहना कि पीएफआई और बजरंग दल एक समान है, ये तो मुझे लगता है कि वही बात हुई जो चॉक एंड चीज को आप एक समान एक ही पैमाने में रखते हैं। मुझे एक बात बताइए, चाहे सचिन गोपालन की हत्या का कांड हो, चाहे चंदन गुप्ता का कासगंज में हत्या का कांड हो, चाहे पिछले साल शिवमोगा में हर्षा के हत्या का कांड हो, चाहे पिछले साल रेवा में मुकेश तिवारी, भोपाल में निशांक राठौड़ या फिर कुछ साल पहले बंगाल में आरएसएस के कार्यकर्ता बंधुपाल और उनकी गर्भवती पत्नी की बात हो, ये सब मुद्दों को यदि आप देखेंगे या फिर हम प्रशांत पुजारी और प्रवीण पुजारी उनकी हत्या की बात करें, ये सभी हत्याओं के पीछे एक ही मानसिकता थी दिनेश जी, वो है जिहादी कट्टर रैडिकल इस्लामिस्ट मानसिकता। तो ये जो कट्टर जो जिहादी मानसिकता है उसके बराबर में एक उस दल को क्यों रखा जा रहा है जिसको बजरंग दल के नाम से जाना जाता है? ये लोकेश जी से मैं जवाब जरूर लूंगा। लोकेश जी, 1984 से काम कर रहा है बजरंग दल। 2006 में पीएफआई जब शुरू हुआ तो उसने खुद को यही, असल में ये 3 संगठन थे, आप भी जानते हैं, ये 3 संगठन मिले पीएफआई इन्होंने बनाया और धीरे धीरे इनकी बातें सतह पर आती गई। अगर ये बजरंग दल आपको लगता है कि कम्युनल है तो ये कर्नाटक चुनाव का इंतजार कर रहे थे आप, मैनिफेस्टो का? देखिए, सबसे पहले तो बजरंग दल जो संगठन है उसकी बजरंगबली से तुलना करना बहुत आपत्तिजनक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मार्च महीने में जब भाजपा ने बजरंगबली की मूर्ति के सामने अश्लीलता भरा कार्यक्रम किया था, उस समय ये बजरंग दल कहां था? जब बजरंगबली की मूर्ति स्टेज पर थी
और उसके सामने नहीं तो आप ये तुलना की तरफ क्यों जा रहे हैं? अभी मुद्दे पे आइए ना। बजरंग दल और पीएफआई एक जैसे हैं क्या? आप मुझे एक बात बताइए, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये बजरंग दल बजरंग बली के सिद्धांतों पर है? ये बजरंग दल एक बहुत ही फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है और इसका बजरंग बली के सिद्धांतों और बजरंग बली का जो पूरा चरित्र है इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या नहीं? सेवा सुरक्षा और संस्कृति, ये नारा है और ये मूल वाक्य है, मंत्र वाक्य है। क्या सेवा सुरक्षा संस्कृति हनुमान जी के भी चरित्र में है या नहीं है? आप ये बताइए। जब हनुमान जी का मध्य प्रदेश में अपमान किया गया, भरे समाज अपमान किया गया, तब ये बजरंग दल कहां थी? इसका जवाब दीजिए। आपने तो मैनिफेस्टो बनाया साहब, वो एक घटना थी, वो एक मंच की घटना थी। मैं तो आप ये बताइए कि आपको यहां सफाई क्यों देनी पड़ रही है? आपको वोटर छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है, हिंदू वोटर। आप ये बताइए, आप वहां कह रहे हैं पीएफआई और बजरंग दल एक जैसे हैं, ये तुलना सही है क्या? ये इस मुद्दे पे रहिए, इधर उधर मत जाइए। दोनों नफरत फैलाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, 16 फरवरी 2023 नहीं, आप ये बताइए, सर्जिकल चाकू की तुलना कत्लो गारत करने वाले हथियार से कर सकते हैं क्या? एक सेकंड, लेकिन मैं इसको जाकर पहले मैं वीएचपी के पास जाना चाहता हूं। विनोद बंसल जी का इसमें नजरिया लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें कहा जा रहा है कि बजरंग बली और बजरंग दल अलग अलग है, एक ना किया जाए। नहीं, नेचुरली देखो, बजरंग बली की तुलना हमारे से कैसे हो सकती है? हम बजरंग बली को आदर्श लेकर के समाज में जाते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का मत है कि देखिए, इस दल का नाम बजरंग दल क्यों रखा? गौतम जी, आपको ध्यान होगा 1984 में जब राम जानकी रथ यात्रा चल रही थी, तो इसी कांग्रेस ने उस रथ यात्रा को सुरक्षा देने से मना कर दिया था। तो उसमें पूज्य संतों ने कहा कि देश के युवा जो है इस रथ यात्रा का नेतृत्व, रथ यात्रा का सुरक्षा प्रदान करेंगे। उस सुरक्षा के लिए जो दल बना, उसका नाम स्वयं पूज्य संतों ने अपने आप ही उनके काम के हिसाब से, उन्होंने राम की सेवा की है, राम की रक्षा की है, इसलिए उसका नाम बजरंग दल रखा गया। एक बात। दूसरी बात यह कि सेवा, सुरक्षा और संस्कार, ये तीन चीजों को लेकर के जो ध्येय वाक्य है बजरंग दल के, उस ध्येय वाक्य को लेकर के बजरंग दल पिछले अनेक वर्षों से ये सेवा कार्य कर रहा है। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब अमरनाथ की यात्रा को आतंकवादियों ने चुनौती दी थी, उस समय 90,000 कार्यकर्ता लेकर के और बजरंग दल जो है वहां पर बाबा अमरनाथ की यात्रा को रेस्टोर कराया। और ये जो बाबा अमरनाथ की यात्रा ही नहीं है। आप देखिए, जब बाबा अमरनाथ के जो जमीन पर कब्जा करने की बात आई आतंकवादियों की, उस समय बजरंग दल ने चुनौती को स्वीकार किया था। जब भी कहीं आतंकवादी घटना होती है, अभी जब आतंकवादी सरतन से जुदा करने की जो गैंग खड़ी हुई थी, विनय जी, संपूर्ण देश ने देखा था, वो सरतन से जुदा गैंग को हवा देने वाला कौन था? नहीं, लेकिन विनोद जी ये बताइए। विनोद जी, मुझे एक बात लगती है, देखिए ये कांग्रेस अपने बारे में एक संदेश देने की कोशिश कर रही है विनोद जी, लेकिन उसके अलावा मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूं कि इस देश का संविधान है, लॉ एंड ऑर्डर है। किसी के कह देने से कोई बैन हो जाएगा या नहीं होगा, या उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत होंगे, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और उसके बाद वो बैन पाया जाएगा, जैसे पीएफआई बैन पाया गया? क्या ऐसे मैनिफेस्टो में कह दिया जाएगा कि अमुक को हम बैन करेंगे, हवा में बैन कर लेंगे? अगर ऐसा है तो 1984 से अभी तक बजरंग दल है, बैन कर लिया जाता। कितने बार कांग्रेस की सरकार थी, मैं ये जानना चाहता हूं। लेकिन इसको लेकर अतीकुर रहमान जी के पास पहले जाना चाहता हूं। ये तुलना आप कैसे देखते हैं अतीकुर रहमान? पीएफआई और बजरंग दल एक जैसे बैन किया गया था बजरंग दल को। दिनेश जी, सबसे पहली बात तो ये देखिए, एक आम जनता का जो नागरिक है, वो इलेक्शन के मैनिफेस्टो में ये उम्मीद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं करता है कि वो इस तरह के कम्युनल इश्यूज उठाए। अगर डेवलपमेंट की तरफ मैनिफेस्टो का इशारा होता तो मैं समझता हूं बेहतर होता। अलबत्ता क्योंकि बहस छिड़ चुकी है। सर, डेवलपमेंट की तरफ तो होना चाहिए, लेकिन आदमी अपनी सिक्योरिटी और अपनी संस्कृति की सुरक्षा को लेकर सबसे पहले जागरूक रहता है। जब उसकी जान बचेगी, उसकी पहचान बचेगी, तो वो अपना डेवलपमेंट भी देख लेगा। यहां देखिए जरा, ये जो भगवा झंडे लहरा रहे हैं, एक सेकंड इसको बड़ा करके दिखाइए। अमित शाह इस समय कर्नाटक में हैं और देखिए उनकी रैली में ये लोगों का जमावड़ा देखिए, वहां लोगों का जय श्री राम का नारे लगाना भी देखिए, और अमित शाह की रैली में लोगों का किस कदर जन समुदाय उमड़ा हुआ है वो भी देखिए। अब ये आपको कोई एक बात तो, कोई भरोसा तो है ना जो ये पार्टी इंस्टिल करती है यहाँ के लोगों में, जिसकी वजह से ये इतने सारे लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। चुनाव के नतीजे आगे सामने आएंगे, वो एक डिफरेंट बात है, मैं मानता हूं, लेकिन ये बात तो कुछ कहती है ना।
और दूसरे सिक्योरिटी और सेफ्टी पैरामाउंट है कि नहीं, और संस्कृति का बचाव, अपनी पहचान की सुरक्षा सबसे अहम है या नहीं। और ऐसे में आप ये कह देते हैं कि मैनिफेस्टो। अब मैं ये जानना चाहता हूं अतीकुर रहमान साहब, ये मैनिफेस्टो में जो बात ये कही गई, हम अमुक को बैन कर देंगे, ग्राउंड होगा तब बैन करेंगे ना। आपकी तो केरला में गवर्नमेंट थी 2011 में, कांग्रेस खुद जाकर वहां ये कहती है कि देखिए 27 मामले ऐसे हैं जिसमें पीएफआई के लोगों का हाथ मिला था। कितने मामले लेकर गई है बजरंग दल के मामले में कोर्ट में कांग्रेस? अतीक साहब बात पूरी। बहुत सारे इश्यूज को आप मिला रहे हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि देश की सुरक्षा जो सबसे ऊपर आना चाहिए, सबसे बड़ी प्रायोरिटी होना चाहिए। तो क्या बजरंग दल और पीएफआई जैसों से क्या सिक्योरिटी देश को मिल सकती है या खतरा देश को हो सकता है? मेरे को ये बताइए, आप कह रहे हैं बजरंग दल और पीएफआई एक जैसे हैं? बात है ये, ना तो पीएफआई और ना ही बजरंग दल, कम से कम देश की सुरक्षा। मुझे ये बताइए कि बजरंग दल और पीएफआई एक जैसे हैं क्या? अब आप तुलना कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि नहीं, वो देखिए, आपको याद होगा लिट्टे के जो आतंकवादी थे वो कैमोफ्लेज पहना करते थे, तो वो कैमोफ्लेज पहनने वाला एक आर्मी का आदमी और लिट्टे का आतंकवादी एक जैसा हो जाएगा क्या? नहीं, कैमोफ्लेज पहनने वाला और बजरंग दल वाला भी एक जैसा नहीं हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है। और मैं तो पीएफआई से भी उसकी तुलना नहीं करूंगा। ये तुच्छ ऑर्गेनाइजेशन देश की सुरक्षा देंगे, ये बात मेरी हजम होने वाली नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आप इस तुलना को जायज मानते हैं क्या? बजरंग दल और पीएफआई, अतीकुर रहमान हाँ या ना में जवाब दीजिए, आगे लेकर जाऊंगा चर्चा को। बजरंग दल और पीएफआई एक जैसे हैं क्या? हाँ या ना में बोलिए अतीकुर रहमान जी। एक जैसे कतई तौर पे मैं पूछ रहा हूँ इधर अतीकुर रहमान से, उधर से लोकेश जी नेपथ्य से बोल रहे हैं। थोड़ा रुक जाइए, आपके पास आता हूं। अतीकुर रहमान बात पूरी कीजिए। बजरंग दल और पीएफआई जैसों की तुलना हमारी देश की सुरक्षा बलों के साथ नहीं हो सकती। अरे मैं कह रहा हूं बजरंग दल और पीएफआई एक जैसे हैं क्या? अगर ये दोनों मैं सवाल पूछ रहा हूं, धरती का आप चांद की बातें कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं क्या एक जैसे हैं बजरंग दल और पीएफआई? कतई तौर पे एक जैसे नहीं है। एक जैसे नहीं है, ये सवाल मिल गया लोकेश जी, जवाब मिला आपको? एक जैसे नहीं है। एक सेकंड, आवाज मेरे को जवाब मिल गया आपका। लोकेश जी के पास जाने दीजिए। संजू वर्मा आपके पास आ रहा हूं। अतीकुर रहमान ने कहा एक जैसे नहीं है, लोकेश कह रहे हैं एक जैसे हैं। लोकेश एलाबोरेट कीजिए। गौतम जी देखिए, सांप भले ही क्रेट हो या कोबरा हो, दोनों एक जैसे नहीं होते, लेकिन दोनों सांप तो है। नहीं, तो रस्सी और सांप भी एक जैसे होते हैं क्या? दोनों जहरीले होते हैं। नहीं, तो रस्सी और सांप भी एक जैसे होते हैं क्या? पता लग जाएगा दोनों के। नहीं, क्रेत और कोबरा तो अच्छा है, दोनों में यहाँ पीएफआई भी हो सकता है, एसआईएस भी हो सकता है, अलकायदा भी हो सकता है। वो ठीक है, आप कह रहे हैं अलग अलग तरह के सांप हैं, लेकिन रस्सी और सांप भी एक जैसे होते हैं क्या लोकेश जी? लेकिन सभी तो सर्प है ना, जो विषैली बातें करेगा, जो विषैली आप रस्सी को सांप क्यों बता रहे हैं? विष फैलाएगा समाज में, आप रस्सी को सांप क्यों बता रहे हैं? रस्सी 1984 से है, कार्रवाई कर लेते हैं आप। सेंटर में भी गवर्नमेंट थी, स्टेट में भी थी। रस्सी को सांप बनाया? हमने कहा रस्सी को सांप बनाया? हम तो दो सांपों के बीच में जो समानताएं हैं वो बता रहे हैं आपको। नहीं, आप ये बताइए। नहीं, एक सेकंड, ओमन चांडी किसके नेता है? एक सेकंड अतीकुर रहमान, मेरे को लोकेश जी से बात करने दीजिए। अतीकुर रहमान की आवाज अभी नीचे रखिए, लोकेश की आवाज फुल में रखिए। ओमन चांडी किसके नेता हैं? आप मेरा केवल और केवल एक तर्क समझिए। ओमन चांडी किसके नेता है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। मेरा तर्क केवल, ओमन चांडी केरल के सीएम, कांग्रेस के नेता, उन्होंने ले जाकर कोर्ट में कहा कि 27 मामलों में पीएफआई लोगों की हत्या में जिम्मेदार है। जो संगठन विष फैलाती है, अरे ये बताइए, बजरंग दल को लेकर आप कितने बार गए कोर्ट में? बनाती है, जो समाज के अंदर हिंसा फैलाती है, वो संगठन, आप यहाँ भाषण देने आए हैं शैली है या संवाद में हिस्सा लेने आए हैं? वो एक ही है। आप यहाँ भाषण देने आए कि संवाद में हिस्सा लेने आए? मैं संवाद ही कर रहा हूँ और मैं अपना पक्ष तो सर जी ये बताइए मुझसे प्रश्न कि जब कांग्रेस की सरकार रही है, कितने बार कितनी जगहों पर आप बजरंग दल के खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा करके गए हैं कोर्ट में ये कहने के लिए कि देखिए ये देश विरोधी काम कर रहे हैं, इनको बैन कीजिए? बताइए। 1992 में बजरंग दल, अरे एक साल के लिए बैन करके हटाना क्यों पड़ा बैन आपको? 1998 के अंदर HRW न्यूयॉर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आप फिर गए अमेरिका की शरण में? ईसाइयों पर जो आप फिर चले गए अमेरिका की शरण में? राहुल गांधी को भेज देते हैं आप यूरोप और अमेरिका की शरण, फिर से आप चले गए अमेरिका की शरण में बनाते हुए
चलिए मैं समझ गया आपके पास सब्सटेंस, कितनी पढ़ाई करके, कितना होमवर्क करके आए, मेरे को समझ में आ गया। मैं संजू वर्मा के पास फिर से जाता हूं। संजू वर्मा, बजरंग दल के लेकिन अगर ये कोशिश है तो ये कोशिश जिस बात को ध्यान में रखते हुए की गई है, माइनॉरिटी वोट को अपनी तरफ लाने की, उस कोशिश में कांग्रेस कामयाब होगी कि नहीं होगी? आपका सीधा सवाल है, सीधा जवाब यह है कि माइनॉरिटी वोट लाने में कांग्रेस कामयाब इसलिए नहीं होगी क्योंकि पिछले कई दशकों से जब कांग्रेस केंद्र में सरकार और सत्ता में थी, मुसलमानों को वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करने के अलावा कुछ नहीं किया, जबकि पिछले 8.5-9 सालों में, और ये आंकड़े आप मोदी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, वेरीफाई करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, दिनेश जी, मैं डंके की चोट पर कहती हूं, इन सभी लाभार्थी स्कीम्स के तहत माइनॉरिटीज, खासकर मुसलमानों का टोटल एलोकेशन जो हुआ है वो 30% से ज्यादा है। ठीक है सर, मैम, ये तमाम योजनाएं मुसलमान, हिंदू, सभी तरह के लोग इसके लाभार्थी रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं किया गया। इसी को कहते हैं। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, नहीं, मैं आपके पास एक बात खत्म तो कर लूं। बात खत्म कीजिएगा, आपका नट खोलने मेरे को मिल गया। मैम, विनोद बंसल जी, मेरे पास टाइम 1 मिनट का बचा हुआ है। मैम विनोद बंसल जी, बताइए आप इसको लेकर बजरंग दल पर ये जो अगर आक्षेप है, मैनिफेस्टो में ये बात कहा जाना, इसको आप किस तरीके से लेंगे और क्या करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, मैं करने की आवश्यकता नहीं है, ये बजरंग बली की भूमि है और बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है ना अच्छी तरह जानते हैं और समाज अच्छी तरह जानता है, कांग्रेस की नस नस को पहचानता है। जिस तरह से हिंदू द्रोह की पराकाष्ठा पे ये कांग्रेस पहुंची है, जिस तरह से इन्होंने बजरंग बली का अपमान किया है, उसकी सजा तो इसको मिलेगी। देखिए, पहले जब रामद्रोह किया था, राम को नकारा था, तब उनका वनवास अभी तक सजा मिलेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं, आप अपनी तरफ से नहीं, ये सेल्फ, ये अंडरस्टूड है और लोग इसमें कॉल ले लेंगे। अतीकुर रहमान, बहुत जल्दी से बात पूरी कीजिएगा, संस्कार का समय आ गया। केवल 20 जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो इन्होंने कबूल किया कि मुसलमान कम्युनल लाइन पे वोट नहीं डालेंगे। संजू जी शुक्रिया। दूसरी बात, लोकेश जी, आपने पीएफआई के ऊपर जितने भी इल्जामात लगाए हैं वो अभी साबित नहीं हुए हैं, उससे पहले ही आपने कह दिया कि वो साफ है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सी साबित नहीं हुई है? मुझे पूरा विश्वास है कितना षड्यंत्र आपने किया है पीएफआई के खिलाफ, वो बिल्कुल साफ। एक सेकंड संजू वर्मा जी, ये तो लोकेश जी ने साफ करार दिया, वो भी गवारा नहीं है अतीकुर रहमान को। पीएफआई साफ नहीं है। बजरंग दल ने अगर मैं कुछ कहना चाहती हूँ दिनेश जी, कहिए भाइयों को, तो इनको थोड़ा चुप करवाइए। थैंक यू। अतीक जी प्लीज आवाज, मेरे पास 20 सेकंड बचे हैं आखिरी, अपनी बात पूरी कीजिए, उनके चुप होने का इंतजार मत कीजिए। संजू वर्मा जी, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी कि कहीं पर दुनिया में आपने गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा कहते हुए आरएसएस या वीएचपी या बजरंग दल के वर्कर्स को बम फोड़ते हुए, लोगों की हत्या करते हुए देखा है? नहीं। पर चाहे वो सिमी हो, पीएफआई हो, इंडियन मुजाहिदीन हो, इनकी कट्टर जिहादी मानसिकता के तहत इन्होंने अमरावती के उमेश कोले को मौत के घाट उतारा और कन्हैया लाल को उदयपुर में आईसिस। दोनों तरफ की बातें बहुत हाईलाइटेड तरीके से सामने रखी गई। बहुत धन्यवाद करता हूं आप दोनों का ही आज की डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। क्या पीएफआई और बजरंग दल को एक ही जगह एक जैसा रखा जा सकता है? कहते हैं किसी ने कहा कि गुनहगार बताओ उसको सजा मिले, उसने पूरे शहर को गुनहगार करार दे दिया। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, हाजिर होते हैं।